Hello everyone, EduAdapt by Nera sir welcomes you all. Today we are going to learn about pronouns, and this is going to be really very useful class. And if you are a student and preparing yourself for any type of competitive examinations, and if you want to improve your English language skills, and if you want to improve your spoken skills also, so this class is going to be really very helpful in your dreams to be achieved by you. So let's talk about pronoun की definition सबसे पहले हम बात कर लेते हैं. Pronoun is a word used instead of a noun or noun equivalent. सर्वनाम जब संज्ञा या संज्ञा के समकक्ष जो शब्द आते हैं उनकी जगह पर यूज किए जाने वाले शब्द ही होते हैं. और प्रोनाउन को देखिएगा, प्रो का मीनिंग होता है इंस्टेड ऑफ, और नाउन का मीनिंग होता है संज्ञा. यानी संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो प्रोनाउन कहलाएंगे. और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्लास बहुत ही स्पेशल रहेगी आप लोगों के लिए. तो अगर आप किसी भी तरह की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या आप कोई स्टूडेंट हो तो इनको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा. इस सब को हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और देर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को हम डिस्कस कर लेते हैं. इन इंग्लिश में प्रोनाउंस के टाइप 10 रहेंगे. पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है व्यक्तिगत प्रोनाउन. तो आप अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो इसको ज़रूर साथ साथ स्टडी करते रहें. सेकंड अपना रहेगा इम्पर्सनल प्रोनाउन. थर्ड रहेगा पजेसिव. और फोर्थ रहेगा रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक. इसमें क्या डिफरेंस होता है हम अच्छे से इस क्लास में करेंगे. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव. दीज 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. कई बार ये कहा जाता है कि 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, लेकिन प्रोनाउन के टाइप्स 10 होते हैं और बिल्कुल डिटेल में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. चलिए सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं. इससे पहले कि हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया किसी भी वजह से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई डाउट रह जाता है. देखिए, आई, ही, शी, वी, दे, यू, और इसके अंदर इट पर्सनल प्रोनाउन में काउंट नहीं होगा, ये इम्पर्सनल होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, हालांकि इट भी अपना एक प्रोनाउन में काउंट किया जाता है. तो चलिए सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम व्यक्तिगत सर्वनाम बोलते हैं. और ये पर्सनल प्रोनाउन जो है वो व्यक्ति की जगह पर यूज किया जाता है. इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए पर्सन, यानी व्यक्ति के नाम की जगह पर यूज किया जाता है. जैसे गर्ल के नाम की जगह हम शी का, बॉय के नाम की जगह हम ही का यूज कर सकते हैं. जैसे माय नेम इज नरेश नेहरा, और मैं मेरी जगह पर, मेरे नाम की जगह पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, आई का यूज़ कर रहा हूँ. आई एम ए प्रोफेशनल टीचर, ठीक है ना. और तनुज, तनुज एक बॉय का नाम है, तो बॉय के नाम की जगह पर मैंने क्या यूज़ कर लिया, ही का यूज़ कर लिया है. ही इज़ अ गुड स्टूडेंट या तनुज इज़ अ गुड स्टूडेंट. तो तनुज नाउन हो गया, नाउन की जगह पर मैंने ही का यूज़ किया है, तो ये अपना पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा. आई हैव कॉल्ड श्याम, श्याम अपना क्या है, नाउन है, जो कि लास्ट में वर्ब के लास्ट में यूज हुआ है, तो इसकी जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, हिम का. तो ये हिम जो है अपना ऑब्जेक्ट कहलाएगा. तो देखिए, अपनी एक वर्ब होती है, ध्यान रखिएगा, वर्ब होती है, वर्ब से जो पहले जो पर्सनल प्रोनाउन आप यूज कर लीजिए, पीपी का मीनिंग हो गया पर्सनल प्रोनाउन, तो वो रहेगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है ना. वर्ब से पहले जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा और उसको सब्जेक्टिव केस हम बोलेंगे, ठीक है. और वर्ब के बाद में जो पीपी होगा यानी पर्सनल प्रोनाउन होगा वो अपना ऑब्जेक्ट होगा और इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे. यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे. तो ये बात जरूर याद रखिएगा. उसी तरीके से अपनी वर्ब थी V2, इसके बाद में हमने ये प्रोनाउन का यूज़ किया तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया. और ये अपनी वर्ब है, इससे पहले हमने ही का, तो ये सब्जेक्टिव हो गया. ये एम अपनी वर्ब है, इससे पहले आई का यूज़ किया तो ये अपना सब्जेक्टिव हो जाता है. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अबाउट सम शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस एंड वर्ब्स. ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, अगर आपको पता नहीं है तो इस सेक्शन को ज़रूर वॉच कीजिए. देखिए ज़रा, आई एम को हम शॉर्ट में आम बोलते हैं और इसको आई शैल विल को आइल बोलते हैं. इसकी जो साउंड है ना यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी आनी चाहिए, इस बात को ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा. जैसे वी आर हम बोलते हैं तो इसको हम वी आर बोलेंगे.
वी शैल विल बोलेंगे, यू आर को यू आर बोलेंगे, यू विल यूल, ही विल हील, शी विल शील, they will they'll, he is his, she is she's, they are there, I have, we have we've, he has his, you have you have, it is its, that is that's। तो ये देखिएगा स्पोकन इंग्लिश में इन शॉर्ट फॉर्म की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए इट्स जो है वो इसका मीनिंग होता है ऑफ इट, और ये इट्स का मीनिंग होता है इट इज। ये अगर एक साथ होता है तो इसका मीनिंग होता है इट्स यानी इसका, और इसका मीनिंग होता है इट्स, इट्स का मीनिंग होगा इट इज, यह है। लेट्स मूव अहेड एंड इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर ये टेबल आपको क्लियर हो जाती है तो आपको एडजेक्टिव में और प्रोनाउंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। यहाँ से अपने 3 प्रोनाउंस के टाइप क्लियर हो जाएंगे। और एक ये एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव, जो हम पजेसिव एडजेक्टिव की क्लास या जब एडजेक्टिव की क्लास होगी तब हम ये पजेसिव एडजेक्टिव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पर्सन्स, 3 टाइप्स पर्सन होते हैं अपने इंग्लिश में, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और यहाँ मैंने नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन यानी इसके सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सेकंड पर्सन के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, थर्ड पर्सन के भी सिंगुलर और प्लूरल रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए आई, मी, माई डैश हो गया, तो इसका मीनिंग ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, यानी यहाँ पर कोई ना कोई नाउन का यूज किया जाना है। और पजेसिव प्रोनाउन का ये माइन रहेगा अपना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर अगर सिंगुलर है तो SELF का हम एंड में हम यूज कर लेते हैं। अगर प्लूरल है तो SELVES का यूज हम एंड में कर लेते हैं। तो देखिए VS, आवर डैश, आवर्स, आवर सेल्स, यू, योर डैश, योर्स, योर सेल्फ, you, your dash, yourselves, he, she, him, her, ही से क्या हो गया अपना हिम, और शी से क्या हो गया हर, और यही अपना डैश लगा करके मीनिंग क्लियर हो जाता है। लेकिन ये हम जब एडजेक्टिव की क्लास करेंगे, इसके ठीक बाद रहेगी, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। और ही से अपना हो गया हिज, और सी से हो गया हर्स, यहाँ पर हिमसेल्फ और हरसेल्फ क्योंकि सिंगुलर है। दे प्लूरल है, दे, दैम, दियर, दियर्स और दैम सेल्व्स। तो प्लूरल के साथ हम SELVES का यूज करते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स एक्सप्लोर पर्सनल प्रोनाउंस फर्दर। थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम जान लेते हैं। कई बार क्या होता है कि सभी तरह के पर्सन्स को एक ही सेंटेंस में हमें यूज करना पड़ जाता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उस समय हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वर्ब कैसी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले सीक्वेंस से पहले हम बात कर लेते हैं वर्ब की। तो वर्ब अपनी रहेगी प्लूरल, जैसे हमने यू यूज किया और एंड लगा करके हमने ही का यूज किया। तो याद रखिएगा एंड होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अगर एंड है तब हमारी वर्ब जो है वो प्लूरल रहेगी। ठीक है, तो यू एंड ही हैव आइडल्ड अवे योर टाइम, और ये योर जो है वो किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। ये भी हम आगे अभी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड। सीक्वेंस ऑफ पर्सन्स, अगर हमारे पास जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक ही सीक्वेंस में हमारे पास आ जाते हैं, तीनों एक ही सीक्वेंस में आ जाते हैं, तो गुड मैनर्स के लिए सीक्वेंस क्या रहेगा, सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद, और फर्स्ट पर्सन सबसे एंड में आएगा। देखिए यू जो है वो अपना सेकंड पर्सन है, और ही जो है वो थर्ड पर्सन है, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। ये सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल नहीं होने चाहिए। टेबल के अंदर मैंने सिंगुलर प्लूरल किया है, अभी हम प्लूरल भी करेंगे। देखिए यू प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, और अपनी वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो सीक्वेंस ये जरूर याद रखिएगा। और सीक्वेंस ऑफ पर्सन अगर प्लूरल रहेंगे तो इसके अंदर कोई ना कोई अपराध बोध, गिल्ट सामने आता है, या कोई दोष सामने आता है, या फिर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो उस केस में क्या सीक्वेंस रहेगा, 1 2 3 का सीक्वेंस रहेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी हो गया, सेकंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन दे हो गया, तो इसका सीक्वेंस 1 2 3 अपना रहेगा। और वर्ब
प्लूरल ही रहेगी। लेट्स मूव अहेड, लेट्स एक्सप्लोर पर्सनल प्रोनाउंस फर्दर। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम जान लेते हैं। अगर टू केस अपने पास आता है, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, थ्री केस किया, अब हम टू केस करते हैं, टू पर्सन्स का केस डिस्कस करते हैं। यहाँ एक तरफ मैंने पर्सन्स दिए हैं, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हमें थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज करना पड़ जाए, तब हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, थर्ड पर्सन को हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट पर्सन को हम उसके बाद लिखेंगे और बीच में हम एंड लगाएंगे। और हमारी वर्ब जो है, ये मैंने पहले बता दिया, ये वर्ब क्या रहेगी, वर्ब प्लूरल रहेगी। याद रखिएगा, वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। और इस केस में हम आवर का यूज करेंगे। जहां कहीं पर भी आपको टू पर्सन केस के अंदर आई देखने को मिले, आपको आवर यूज कर लेना है। और जहां कहीं पर भी आपको थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन देखने को मिले, यानी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन देखने को मिले, तो आपको योर यूज कर लेना है। देखिए, यू जो है अपना सेकंड पर्सन है, ही अपना थर्ड पर्सन है और बीच में ये एंड हमने लगा दिया है। वर्ब अपने प्लूरल है और ये योर का यूज हमने यहाँ पर कर लिया है। ये देखिए, यू जो है वो सेकंड पर्सन होगी और आई जो हो गया और इसके बीच में हमने एंड लगाकर इसको ज्वाइन कर लिया। वर्ब अपनी प्लूरल है और आवर हमने यूज कर लिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया आई यहाँ पर आया हुआ है, तो हम आवर का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। लेट्स मूव हेड एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन को हम डिस्कस करते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन और नॉन लिविंग थिंग्स और एन आइडिया, निर्जीव वस्तुओं या फिर एक कोई विचार होता है, उसके लिए हम इट का यूज कर लेते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन के अंदर केवल इट ही यूज हम करते हैं। देखिएगा, इट इज़ ए पैन, पैन एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके सब्जेक्ट के तौर पर हमने इट का यूज कर लिया है। और हीयर इज़ ए बुक, टेक इट, ये अपनी वर्ब है, इसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर इट का यूज कर लिया है। तो एक बात और मैं बता देता हूँ, पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन को हम, पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन दोनों को हम वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन को हम सब वर्ब से पहले यूज करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब के बाद में यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एनिमल्स के लिए भी हम इम्पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। देखिए, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, तो यहाँ पर इट्स जो है हमने हॉर्स के लिए यूज कर लिया है। या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ ए डॉग, यानी एनिमल्स और इसमें एक वर्ड और इंक्लूड कर लीजिए, एनिमल्स एंड बर्ड्स, पक्षियों के लिए भी इट का यूज किया जा सकता है। फॉर यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द जेंडर, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं, जब हमें उनका जेंडर पता नहीं होता कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, व्हेन आई सो द चाइल्ड, जब मैंने बच्चे को देखा तो मुझे पता नहीं लग रहा कि ये बॉय है या गर्ल है, तब मैंने कॉमन जेंडर इट का यूज कर लिया है। इस बेबी को मैंने देखा, बेबी के देखने के बाद मुझे नहीं पता लग रहा कि ये बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, तब मैंने इट्स का यूज यहाँ पर कर लिया है, तब हम इट का यूज करते हैं। टू रिफर सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, यानी पहले वाली स्टेटमेंट जो रहती है उसकी तरफ संकेत जब हम करते हैं, उसका उल्लेख जब हम करते हैं, तब हम इट का यूज कर लेते हैं। जैसे ही टोल्ड ए लाई, उसने एक झूठ बोला, आई नो इट, तो ये जो इट है वो किसको रेफर कर रहा है, ये ही टोल्ड ए लाई को कर रहा है। ही डिजर्व्ड द पनिशमेंट, ही डिजर्व्ड द पनिशमेंट, यानी उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए थी। एंड ही न्यू इट, और वो जानता था कि वो पनिशमेंट को डिजर्व करता है, उसका हकदार है। तो ये जो इट है वो किसको रिफर कर रहा है, ये पहले वाली स्टेटमेंट को कर रहा है। टू गिव एम्फेसिस ऑन नाउन प्रोनाउन फॉलोइंग इट, और इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आती है, जैसे ये प्रोनाउन आया, ये पहले अपना इट आया, इट इज यू, इट इज यू, यानी जब हम किसी को गुस्से में कुछ बोलते हैं कि तुम ही हो जिसने ये काम किया है, तब हम इस सीक्वेंस का यूज कर लेते हैं। इट सबसे पहले लगाते हैं, फिर कोई वर्ब और फिर उस नाउन या प्रोनाउन को लगाते हैं। जैसे इट इज़ राम हु डिड दैट, ठीक है ना। तो इस तरीके से कि ये आप ही हो जिसने किया, तुम ही हो जिसने ये किया, अगर इस तरीके से कोई सीक्वेंस बनता है तो ये आप इस तरीके से बोल सकते हो। एज ए सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, तो ए व्यक्तिगत क्रिया के सब्जेक्ट के तौर पर, जैसे रेनिंग है, रेन होना, इसका हमें सब्जेक्ट पता नहीं लगता। थंडर्स जो है, यानी आप ये कह सकते हो जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अकर्मक जो क्रियाएं हैं,
उसके सब्जेक्ट के तौर पर हम इट का यूज कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। टू डिनोट टाइम और वेदर, टाइम या वेदर बताने के लिए, जैसे इट इज़ विंटर, इट इज़ 8 o'clock, तो हम इट का यूज कर लेते हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। और आगे चलते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं। अधिकारवाचक सर्वनाम। ए पजेसिव प्रोनाउन डिनोट्स पजेशंस, जब कब्जे या अधिकार को जब कोई वर्ड हमें बताता है तो उसको पजेसिव प्रोनाउन हम लेकर के चलते हैं। हमने टेबल में भी अच्छे से कर लिया है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन, अभी हमने क्या किया था, वर्ब को किया। वर्ब से पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन यानी पीपी, इनडेफिनिट प्रोनाउन जिसको हमने वर्ब से पहले भी यूज किया, वर्ब के बाद में भी, सब्जेक्ट के तौर पर और ऑब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन हम वर्ब के बाद में यूज करते हैं। ये देखिएगा, ये वर्ब के बाद में ही हम यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव का केस है, मैं बताता हूँ अभी। देखिए, दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। ये इज के बाद में मैंने यूज किया है माइन, तो ये अपना पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद में दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है। हिज के बाद में क्या आया है? पेन आया है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के केस में इसी सेम सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस पेन इज हिज। ये पजेसिव प्रोनाउन का केस है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब के ठीक बाद हमने ये हिज का यूज कर लिया, तो ये पजेसिव प्रोनाउन का केस कहलाएगा। लेट्स मूव हेड, और रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन को हम डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किस तरीके से हम इम्फेटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है। ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो SELF, प्लूरल की बात करते हैं तो SELVES का यूज कर लेते हैं। लेट्स मूव हेड, और एक बार फिर टेबल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ, वी का आवरसेल्व्स, यू का सिंगुलर योरसेल्फ, प्लूरल योरसेल्व्स, और ही का हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और दे का देमसेल्व्स। तो ये अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलिए इनके यूज को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस बेटर। वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को रिफर करते हैं। और देखिए, आई कट माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ किसको रेफर कर रहा है? आई को कर रहा है। इस पॉइंट्स टू रिमेंबर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन एन एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट या ऑन द सब्जेक्ट। जब एक एक्शन जो होता है सब्जेक्ट पर वापस चला जाता है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। देखिएगा, आई ने अपने आप को खुद काट लिया, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ, उसने खुद अपने आप को दोष दिया, यानी उस ये जो ब्लेम का एक्शन है वो वापस किस पर चला गया? शी पर चला गया। और इस काम को किया किसने? हरसेल्फ ने किया, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने किया। यू हैव हर्ट योरसेल्फ, आपने खुद अपने आप को चोट पहुंचा ली। यू हैव इंजॉयड योरसेल्व्स, ये प्लूरल हो गया। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, वो खुद अपने आप में ही यानी अपने आप से बोलता रहा। देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम वर्ब के ऑब्जेक्ट या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर कर लेते हैं। देखिएगा, ये अपनी प्रपोजिशन है, टू क्या रहती है? प्रपोजिशन। और ये अपनी कट, ब्लेम, हर्ट, इंजॉय, ये अपनी वर्ब है, तो इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने कट के ऑब्जेक्ट के तौर पर माई सेल्फ, ब्लेम के हरसेल्फ, हर्ट के योर सेल्फ, इंजॉय के योरसेल्व्स, और टू के ऑब्जेक्ट के तौर पर हिमसेल्फ का यूज कर लिया है। Let's move ahead. Let's explore reflexive pronoun further. A reflexive pronoun is used with by. याद रखिएगा, by के साथ जब reflexive pronoun का यूज किया जाता है तब इसका मीनिंग होगा alone, यानी अकेला। देखिए, she was singing by herself, इसका मीनिंग होगा she was singing alone, यानी वो अकेले गा रही थी। अगर आप इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से अपनी लाइफ में बोलना चाहते हैं तो बाय लगाना शुरू कर दीजिए और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कीजिए। आई वॉज प्लेइंग बाई माई सेल्फ, यानी मैं अकेला खेल रहा था, तो बाई माई सेल्फ हो जाता है अकेला। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं। लेट्स मूव अहेड, लेट्स एक्सप्लोर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्दर। द फॉलोइंग वर्ब्स मस्ट टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ये जो नीचे वर्ब्स दी गई हैं, इसके बाद में एज एन ऑब्जेक्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे
अवेल, एग्जर्ट, एब्सेंट, इंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, इन सब के बाद में हम क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। देखिएगा, यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ द ट्रेन, यानी तुम्हें ट्रेन की जो फैसिलिटी है या ट्रेन अवेलेबल अपने आप को करवा लेनी चाहिए या ट्रेन का यूज करना चाहिए। ही विल एग्जर्ट हिमसेल्फ इन टाइम, यानी वो अपने आप को समय रहते प्रयास लगा करके इस लायक बना लेगा कि वो अपना काम जो है वो पूरा कर ले। तो एग्जर्ट के बाद में भी हमने क्या किया है, ही से रिलेटेड हिमसेल्फ, यहाँ पर यू से रिलेटेड योर सेल्फ का यूज कर लिया है। अभी इस पार्ट को देखिएगा, द फॉलोइंग वर्ब्स, स्पेशली इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं लेती है। इंट्रांजिटिव यानी दो तरह की वर्ब जैसे अपनी होती है, एक तो ट्रांजिटिव जिसको सकर्मक बोलते हैं और एक इंट्रांजिटिव जिसको अकर्मक बोलते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं लेती है और अपनी वर्ब रहेंगी वॉश, बैथ, चेंज, ड्रेस, शेव, स्टॉप, स्टिल, रेस्ट, बर्स्ट, हाइड, ये अपनी वर्ब हैं। इसके बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की नीड नहीं रहती है। आर यू ड्रेसिंग, आर यू ड्रेसिंग का मीनिंग इसके बाद हमें नहीं जरूरत दिखाई पड़ रही है। डू यू शेव डेली, इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेट्स एक्सप्लोर एम्फेटिक प्रोनाउंस फर्दर, इसको थोड़ा सा और बेहतरी से समझ लेते हैं। देखिएगा, समटाइम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एम्फेटिकली जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने क्या देखा कि वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, ये अपना सब्जेक्ट है और ये अपना ऑब्जेक्ट है। अगर इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। जैसे ही हिमसेल्फ सेड सो, यानी कि खुद उसने ऐसा कहा। सी हरसेल्फ हैज कुक्ड हर मील, यानी उसने खुद अपना खाना बना लिया। आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी ये काम मैं खुद करूँगा। यहाँ पर भी पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखिएगा, वी यूज एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन वी गिव एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट पर एम्फेसिस यानी दबाव डाल रहे हैं, यहाँ पर भी सब्जेक्ट पर डाल रहे हैं और यहाँ पर माई सेल्फ से हम इट पर एम्फेसिस डाल रहे हैं कि यह जो काम है वो मैं खुद करूँगा। तो इस तरीके से हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम डिस्कस करते हैं। वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रिफर, यानी कि इसके अंदर हम दिस, दैट, दी, दो से उन वस्तुओं को बताते हैं, उन व्यक्तियों को बताते हैं जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। जैसे दिस इज माई बुक, हम बुक की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि ये मेरी बुक है। कौन सी बुक? दिस बुक, ठीक है ना। दार्जिलिंग टी इज बेटर देन दैट ऑफ आसाम, ये जो दैट है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? दार्जिलिंग टी की तरफ। दीज आर मेरली एक्सक्यूजेज, ये जो दीज है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? एक्सक्यूजेज की तरफ। ये जो दोज है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? गुड बॉयज की तरफ। दोज आर नॉट गुड बॉयज, यानी वो लड़के अच्छे नहीं हैं। Let's move on and discuss indefinite pronouns. We use indefinite pronouns to refer to persons or things in a general way. जब हम general way से, specific way से नहीं, सिर्फ जनरल वे से, सामान्य तरीके से व्यक्तियों या चीज़ों की तरफ संकेत करते हैं, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। और इसके अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने रहेंगे सम, वन, अलग अलग है ये, सम, वन, और एक साथ मिलकर के बन जाते हैं सम वन, ऑल, a few, few, और ये वन यहाँ पर रिपीट हो गया है, ये नहीं रहेगा। नो वन, नन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऑल रिपीट हो गया है, और अदर्स, ये अपने इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, हम कोई विशेष व्यक्ति, महिला, पुरुष या किसी की तरफ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनरली बात कर रहे हैं पूरी दुनिया भर के लोगों के बारे में, तब हमने वन का यूज कर लिया है, जनरल सेंस में यूज कर लिया है इसको। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति को खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। नन ऑफ द बॉयज आर विकेड, यानी कि जो बॉयज हैं उनमें से कोई भी विकेड नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ हम सिर्फ जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यानी कि जो बहादुर है उसके साथ ही अच्छा होना चाहिए, कायर के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए।
और यहाँ पर हम सामान्य सेंस में इसके साथ बात कर रहे हैं। एक बात और ज़रूर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि इनडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं उसके साथ वर्ब हम प्लूरल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लूरल वर्ब का यूज़ हम करते हैं किस सेंस में, जब हमारे पास ऑफ आता है, नन ऑफ द बॉयज। ये देखिए, इस यहाँ पर डिपेंड करेगा, अगर ये अपना जो नाउन है वो प्लूरल है तब हमें वर्ब भी प्लूरल अपनी रखनी है। और नन बट द ब्रेव, यहाँ पर प्लूरल भी हम यूज कर लेते हैं और सिंगुलर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर प्लूरल यूज करते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर को देखिएगा, नन जो है वो शॉर्टन फॉर्म है नोट वन की, लेकिन इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जैसा कि डिजर्व, एस नहीं लगाया है, सिर्फ डिजर्व यूज किया है। और बाकी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कुछ भी मिलता है, जैसे यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन मिल गया, उसके बाद में ऑफ मिल गया, अगर आपको यहाँ सिंगुलर मिलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मिलता है, तो आपकी वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है तो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो बस इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेट्स एक्सप्लोर इनडेफिनिट प्रोनाउन फर्दर। In referring to anyone, anybody, everyone, everybody, the pronoun he or she is used according to the context. अब देखिए जरा, everyone, I shall be glad to help every one of the boys. मुझे कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में क्या मिला, ऑफ द बॉयज मिला। तो बॉयज मिलते ही मैं बॉयज के लिए हिज यानी ही का यूज हम करते हैं, तो यहाँ पर हिज आएगा। यहाँ एवरीवन के बाद में ऑफ द गर्ल्स मिला, तो गर्ल्स के लिए हम हर या शी का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर हर का यूज कर लेते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है कि एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी के बाद में अगर मेल आता है तो आपको ही के सेंस में यूज करना है, और फीमेल आता है तो शी के सेंस में आपको यूज कर लेना है। लेट्स मूव ऑन। Let's explore emphatic pronoun further. When the gender is not determined from the context, we use the pronoun he. जब हमें जेंडर का पता नहीं लगता है तब हम ही का सामान्य तौर पर यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इच मस्ट डू हिज बेस्ट। यहाँ इच को जैसे ही हमने स्टडी किया तो मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं किस बारे में, मेल के बारे में बात कर रहा हूँ या फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं कॉमन जेंडर ही लेकर के चलूंगा। तो मैंने हीज का यूज मैंने यहाँ पर कर लिया। एवरीवन जैसे ही मैं स्टडी करता हूँ तो भी मुझे कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं मिल रहा कि ये मैं फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ या मेल के बारे में बात कर रहा हूँ, तब मैं यहाँ पर हिज का यूज कर लूँगा। यहाँ पर एनीवन से भी वही केस रहेगा, तो मैं यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट ही का यूज़ करूँगा, क्योंकि इसके बाद में मेरी V1 है और ये वर्ब के बाद में है। देखिए ये अपनी वर्ब है, वर्ब के बाद में है, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये अपना ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वी कैनॉट यूज ही सी इन केस ऑफ वन। वन के केस में ही सी का यूज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हमें लिखना पड़ता है। जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, वन रहता है, तब हमें ही सी का केस यूज नहीं कर सकते। हमें वंस को, मान लीजिए मैं इच की जगह वन लिख देता हूँ तो हिज नहीं रहेगा, वंज हो जाएगा, क्योंकि फिर वो जनरल सेंस में बात चली जाती है। तो वन के सेंस में हम यूज नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस टू रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, यानी एक बार में एक ही। इच भी एक बार को दिखाता है, आइदर और दो में से एक, नाइदर नोर दो में से कोई भी नहीं, और इसके साथ जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी, याद रखिएगा। ईच ऑफ द बॉयज इज हेल्दी, तो अपनी वर्ब जो इटैलिक में दी गई है ये देखिएगा सिंगुलर है, और उन बॉयज में से कोई एक। आइदर ऑफ द रोड्स, दो रोड हैं उनमें से कोई भी जो रोड है लीड्स टू द मार्केट, वो मार्केट की तरफ जाता है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट, तो देखिएगा कोई भी एक गर्ल जो है उसकी तरफ बात की गई है, तो अपनी वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी। और ध्यान रखिएगा, इच, आइदर और नाइदर के साथ अपनी जो वर्ब है वो हम सिंगुलर यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स एक्सप्लोर इच प्रोनाउन फर्दर। इच को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसकी पोजीशन को समझना जरूरी है। 3 टाइप्स ऑफ पोजीशन रहती है इच की। देखिए, इच अगर सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा है तो हमें ऑफ लगाना पड़ता है। अगर हम इच को सब्जेक्ट
ये अपना हम बना लेते हैं और उसके बाद में इच को रखते हैं, तो हमें ऑफ यहाँ से हमने हटा दिया है। इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करिएगा, आपको पता लग जाएगा। यानी पहली पोजीशन में क्या है, सेंटेंस की बिगिनिंग में हमने यूज कर लिया इच को, तो हमें क्या लगाना पड़ा है, ऑफ लगाना पड़ा है। और जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उससे और इच के बीच में, अगर हमने एक्चुअल सब्जेक्ट को ही पहले रख लिया है और उसके बाद हमने इच को रखा है, तो हमें ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें इच को सबसे लास्ट में रखना है तो कोई ना कोई नंबर हमें देना पड़ेगा। देखिए, द थर्ड पोजीशन इज यूज्ड आफ्टर ए न्यूमरल, कोई ना कोई नंबर के बाद में थर्ड पोजीशन इसका यूज किया जाता है। जैसे 10 रुपी मैंने लिखा, सेंटेंस वही है, द बॉयज रिसीव्ड ए प्राइज ऑफ 10 रुपीज इच, तो यहाँ पर ये मैंने न्यूमरल रख लिया है, तो इस सेंस में हम इसको यूज कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। A reciprocal pronoun is used to show reciprocal relation, ये यहाँ पर रिलेशन है, यानी reciprocal relation क्या होता है अभी क्लियर करता हूँ मैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए आपने, आई ने ही को कोई चीज दी और ही ने वापस उसको लौटा दी, और ये सीक्वेंस चलता रहा है। जैसे आपने किसी से पैसे लिए, वापस कर दिए, फिर ले लिए, फिर वापस कर दिए, वो रेसिप्रोकल रिलेशन में काउंट होगा। जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये सब अपना रहता है। द टू बॉयज हेट ईच अदर, यानी जब भी वो एक दूसरे को देखते हैं तो घृणा से देखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। दे लव्ड वन अनदर, वो एक दूसरे को जब भी देखते हैं तो वो प्रेम से देखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेट्स मूव ऑन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले हु, हुम, हुज का यूज कर लेते हैं, जो पर्सन्स को शो करते हैं, यानी व्यक्तियों को शो करते हैं। जैसे हु आर यू, हुम डू यू लाइक, या फिर हु डू यू लाइक, हुज बुक इज दिस, हु का कौन, हुम किसको, हुज किसका, ठीक है ना। और देखिएगा इस पॉइंट टू रिमेंबर को, इस यहाँ से देखिए, हु इज यूजुअली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश देन हुम, हु का स्पोकन इंग्लिश में हुम की जगह यूज कर लिया जाता है। जैसे हुम डू यू लाइक की जगह हम हु डू यू लाइक स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स एक्सप्लोर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस फर्दर। विच का यूज जो होता है व्यक्तियों या चीज़ों में से सिलेक्शन के लिए किया जाता है। जब बहुत सारे व्यक्ति या चीज़ें हमारे सामने रहती है, जब हमें कोई सिलेक्शन करना हो तो हम विच का यूज करते हैं। जैसे विच इज योर बुक, आपकी पुस्तक कौन सी है। विच इज योर फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से हम पूछें कि आपका दोस्त कौन सा है, तब हम विच का यूज करते हैं। वट इज यूज्ड इन जनरल सेंस, वट का यूज जनरल सेंस में किया जाता है, सामान्य अर्थों में। जैसे वट इज योर नेम, वट आर यू डूइंग, जब हम बस कॉमन बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन। और रिलेटिव प्रोनाउन और लिंकिंग प्रोनाउन एक ही है, याद रखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन और लिंकिंग प्रोनाउन एक ही है। यहाँ एक तरफ हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिए हुए हैं जो कि हु है, हु का सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज करते हैं, केवल व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर लिया जाता है। हु का मीनिंग होता है कौन। जैसे आई नो द मैन हु इज ऑनेस्ट, यहाँ पर इद से पहले मैंने लिया है तो सब्जेक्ट के तौर पर हो गया। दोज हु डाई, डाई अपनी वर्ब है तो यहाँ पर भी अपना ये सब्जेक्ट के तौर पर हो गया। दोज हु डाई फॉर अदर्स आर इमोर्टल, यानी जो दूसरों के लिए मरते हैं वो अमर होते हैं। तो हु को हम एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, और सिंगुलर की तरह, सॉरी, सब्जेक्ट के तौर पर ही यूज करते हैं हु को, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। सेकंड जो अपना सेंटेंस है वो प्लूरल है, ये जो सेंटेंस है ये प्लूरल है, और सिंगुलर अपना सेंटेंस है वो ये है। हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, केवल व्यक्तियों के लिए होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका यूज कर लेते हैं। जैसे दिस इज द बॉय, ये अपना सिंगुलर है, और ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने क्या यूज कर लिया है, हुम का यूज कर लिया है। दिस इज द गर्ल, यहाँ पर ये जो गर्ल है उसके बाद में हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर हुम का यूज कर लिया है। आगे चलते हैं। हु जो है वो पजेसिवनेस को दिखाता है, जिसके अंदर हम पर्सन्स या वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। दिस इज द मैन हुज पॉकेट वॉज पिक्ड, यानी यह वो व्यक्ति है जिसकी पॉकेट किसी ने मार लिया, उसके जेब से पैसे चोरी हो गए हैं। तो जेब पर किसका अधिकार था, उस मैन का अधिकार था। तो हुज जो है वो पजेशन को दिखा रहा है। द पेन हुज कलर इज रेड, तो पेन का कलर रेड है, तो पेन के रेड कलर पर
यानी रेड पर किसका अधिकार हुआ, पेन का हुआ, तो हुज जो है वो अधिकार को यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर थिंग्स को शो कर रहा है और यहाँ पर ये पर्सन्स को शो कर रहा है। विच जो है वो एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों की तरह हम यूज कर सकते हैं। देखिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल बर्ड्स के लिए हम विच का यूज बेसिकली करते हैं। तो विच का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर कर लेते हैं, और विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें, दिस इज द हाउस विच माई अंकल बिल्ट, तो यह घर है जिसको मेरे अंकल ने बनाया, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स को शो कर रहा है। और दिस इज द काउ विच इज मिल्किंग, दिस इज द काउ विच इज मिल्किंग, तो यहाँ पर यह गाय जो है जो दूध देती है, तो ये एनिमल के तौर पर हम यूज कर रहे हैं। दैट का यूज हम सब्जेक्ट के तौर पर कर लेते हैं, और दैट का यूज हम सभी के लिए करते हैं, चाहे वो पर्सन्स हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो और थिंग्स हो। यानी दैट जो है वो कॉमन होता है। ही दैट इज कॉन्टेंट इज रिच, यानी वह व्यक्ति जो संतुष्ट होता है वो दुनिया में अमीर होता है। अ डॉग दैट बार्क्स सेल्डम बाइट्स, यानी भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं या नहीं काटते, तो ये कहावत भी है। तो इस तरीके से हम दैट का यूज कॉमन कर लेते हैं, यानी कॉमन यूज हम इसका करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड एंटीसीडेंट, ये समझ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंटीसीडेंट क्या होता है? द नाउन्स और प्रोनाउंस इमीडिएटली प्लेस्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउंस आर कॉल्ड एंटीसीडेंट्स। देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो नाउन या फिर प्रोनाउन को हम रख लेते हैं उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस इज द रैट, रैट अपनी क्या है, नाउन है। इट क्या है, अपना प्रोनाउन है। इट क्या है, अपना प्रोनाउन है। इट प्रोनाउन है, रैट नाउन है। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सेंस आएगा, दिस इज द रैट दैट वॉज कॉट। तो इट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, दैट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हम ये कॉमन लेते हैं। उसके बाद और देखिए, इट इज यू, यहाँ पर एक्चुअल में इज आएगा। इट इज यू, यू आर टू बी ब्लेम्ड। देखिए, अब यू जो है अपना प्रोनाउन है और इससे ठीक पहले हमने हु को रखा है, और इसके ठीक बाद में हमने हु को रखा है, और हु से ठीक पहले हमने यू को रखा है। करेक्शन देखिएगा थोड़ा सा, इट इज यू, यू अपना प्रोनाउन है और इसके ठीक बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन को रख लिया है, तो यू अपना जो प्रोनाउन है वो क्या बन जाता है, एंटीसीडेंट बन जाता है हु का, और यहाँ पर रैट एंटीसीडेंट बन जाता है दैट का। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। द वर्ब मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर और पर्सन एज इट्स एंटीसीडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि जो एंटीसीडेंट है ना, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहा है, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आ रहा था द रैट। द रैट क्या है, अपना सिंगुलर है, तो अपनी वर्ब क्या रहेगी, वो भी सिंगुलर रहेगी, यानी वॉज होगी। और यहाँ पर यू जो है उसके बाद में हु आ रहा है, तो अपनी वर्ब जो है वो यू के अकॉर्डिंग लगेगी, और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। कई बार हम एंटीसीडेंट को लेफ्ट आउट कर देते हैं, कहाँ कर देते हैं, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में कर देते हैं। याद रखिएगा, जब स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तब हम एंटीसीडेंट को नॉर्मली लेफ्ट आउट कर देते हैं। हु डज नॉट वर्क शैल नॉट ईट, इसका मीनिंग होगा ही हु डज नॉट वर्क शैल नॉट ईट। अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो सिंपली हम ही को लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम दोज हुम, देखिए हुम द गॉड्स लव डाई यंग, ये भी एक कहावत है कि जिनको भगवान प्रेम करते हैं वो युवा ही मर जाते हैं। तो दो जो है वो रिटन में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन में हम इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट रहेगा। वट इज डन कैनॉट बी अनडन, तो दैट व्हाट इज डन कैनॉट बी अनडन, यानी कि जो हो गया वो हो गया, यानी जो कह दिया गया है वो शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, इसका मीनिंग ये आएगा। तो हम स्पोकन में सिंपल बोल करके चलेंगे, राइटिंग में हालांकि हम ये एंटीसीडेंट साथ में रख सकते हैं, लेकिन स्पोकन में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल ठीक होगा अगर आप राइटिंग में भी ऐसा लिखते हैं और स्पोकन में भी ऐसा बोलते हैं और ऐसा भी बोलते हैं, तब भी ठीक होगा, लेकिन लेफ्ट किया जा सकता है, ताकि आपको जब इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिले, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपके माइंड में डाउट ना रहे। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूजुअली यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस,
तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमने देखा आमतौर पर सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु और हुम कई बार सेंटेंस की शुरुआत में और कई बार मिडल में यूज कर लिए जाते हैं जब हमें एंटीसीडेंट पहले से पता होता है। जब हमें एंटीसीडेंट पहले से मालूम होता है तब हम व्हाट, हु और हुम को सेंटेंस की शुरुआत में या मिडल में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें मिडल में ही यूज करना है। देखिए, व्हाट हैज हैपेंड इज नॉट क्लियर। हम व्हाट से क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई घटना के बारे में हम बात यहाँ कर रहे हैं। जो घटना घटित हुई या क्या हुआ वो क्लियर नहीं है, तो हमें जब एंटीसीडेंट क्लियर है तब हम व्हाट शुरू में रख लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ पर भी हम घटना के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको भी हमने बीच में रख लिया है। ये भी इंसिडेंट को ही शो कर रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। हु लाफ्स लास्ट लाफ्स द बेस्ट। यहाँ पर क्या हुआ कि जो व्यक्ति संयम रखता है, सोच विचार करके काम करता है, वो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, वो कोई गलती नहीं करता। इसका मीनिंग ये होता है। तो इसमें हमें एंटीसीडेंट पहले से क्लियर हो जाता है, तो हम हु को बिगिनिंग में रख लेते हैं। शी इज हुम आई वॉन्ट, तो यहाँ पर हमने इसको वर्ब के बाद में रखा है एज एन ऑब्जेक्ट, मीनिंग हमें एंटीसीडेंट पहले से क्लियर है कि ये वो है जिसको मैं चाहता हूँ। ठीक है ना, तो हमें एंटीसीडेंट क्लियर हो जाता है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एवर, सो एवर, और ये किस में ऐड करते हैं देखिएगा। हु के अंदर हम एवर का यूज करते हैं, विच के अंदर हम एवर का यूज करते हैं, और हुम के अंदर हुम सो एवर होता है और वट सो एवर होता है, या वट एवर भी होता है। तो देखिएगा, हुएवर, हुएवर का मीनिंग होता है एनी पर्सन हु, यानी कोई भी व्यक्ति जो आता है उसका वेलकम होगा। तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं जब हम हु के साथ, विच के साथ, हुम के साथ और वट के साथ एवर या फिर सो एवर का यूज कर लेते हैं। जैसे लर्न विच एवर, विच एवर का मीनिंग हो जाता है एनीथिंग विच चैप्टर यू लाइक। यू कॉल हुम सो एवर, यानी जिस किसी को भी तुम बुलाओ जो आपको ठीक लगे। वट सो एवर का मीनिंग एनीथिंग वट, यानी कि कुछ भी चीज़ जो होती है वो आई डू इट, यानी कि वट सो एवर मे हैपन, कुछ भी हो जाए मैं ये काम जरूर करूँगा, पक्का इरादा यहाँ पर शो हो रहा है। तो वट सो एवर का मीनिंग कुछ भी, ठीक है। हुम सो एवर का मीनिंग कोई भी। तो इस तरीके से ये कंपाउंड प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन भी कई बार ओमिट कर दिए जाते हैं, कब कर दिए जाते हैं, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में कर दिए जाते हैं। मैं सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे प्रोनाउंस के बारे में। एक एक चीज़ हमने क्लियर कर ली है। द रिलेटिव प्रोनाउन इज ओमिटेड व्हेन इट इज इन दी ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव रिलेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जब लास्ट में आता है, देखिए ऑब्जेक्टिव केस में द मैन हुम, जिसको, द मैन हुम आई इन्वाइटेड इज माई फ्रेंड, कि जो व्यक्ति मैंने बुलाया है वो मेरा मित्र है। द मैन आई इन्वाइटेड इज माई फ्रेंड, यानी हुम को हम यहाँ पर ओमिट कर सकते हैं। द बुक विच आई एम रीडिंग इज रोमांटिक, सेंटेंस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो हम विच को भी यहाँ पर ओमिट कर सकते हैं। द बुक आई एम रीडिंग इज रोमांटिक, ये भी राइट होगा, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं कहा जाएगा, ये राइट होगा। अगर आप हुम और विच भी साथ लगाते हो तब भी वो राइट होगा। ये मॉडर्न एक मेथड है जिस तरीके से हम इंग्लिश को राइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट इन दिस क्लास। So thank you very much everyone for being with me and have a nice day. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंग्लिश वोकैब, लिटरेचर, ग्रामर की क्लासेस अपने चैनल पर रहती है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।